नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम चर्चा करेंगे क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी विकास का संकट जिसमें विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं और स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो पानी जैसा कहते हैं जीवन है। सारी पुरानी सभ्यताएं आप देखें, नदियों के किनारे ही पनपी। बिल्कुल। और पानी को मैनेज करना, उसे स्टोर करना, इसके लिए बांध यानी डैम्स बनाने का आइडिया भी उतना ही पुराना लगता है। हाँ, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इतिहास देखें तो पैट्रिक मकली बताते हैं कि शायद दुनिया का सबसे पहला बांध जो हमें पता है वो 3000 ईसा पूर्व जॉर्डन के जावा शहर में बना था, पत्थर और मिट्टी का। अच्छा, 3000 ईसा पूर्व। जी। मिस्र में भी एक काफी ऊंचा बांध बना था, हालांकि वो शायद बह गया था। लेकिन स्पेन में रोमन साम्राज्य के बनाए बांध वो आज भी मौजूद हैं। कमाल है। और श्रीलंका वाला वो किस्सा राजा परक्रामा बाबू का 14 किलोमीटर लंबा बांध। हाँ, पर उसको लेकर भी बहस है। कई लोग मानते हैं कि वो उतना यूटिलिटेरियन स्ट्रक्चर नहीं था, शायद एक तरह का मॉन्यूमेंट था, शक्ति प्रदर्शन जैसा। अच्छा। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि श्रीलंका में जो आम किसान थे वो सिंचाई के लिए इन बड़े बांधों से ज्यादा अपने स्थानीय टैंक यानी तालाबों पर निर्भर करते थे। कम्युनिटी लेवल पर बनते थे, मैनेज होते थे। हाँ, और ये बात भारत के लिए भी काफी हद तक सही लगती है ना? बिल्कुल सही। यहाँ भी सिंचाई ज्यादातर पारंपरिक तरीकों से होती थी। कुएं, तालाब, छोटी नहरें, जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये सब लोकल लेवल पर कम्युनिटी एफर्ट से चलता था। सही कहा। भारत की जो पारंपरिक जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें राज्य का सीधा दखल वो थोड़ा मुश्किल था। लोकल कस्टम्स, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स ज्यादा मायने रखते थे। पर ऐसा नहीं कि राज्य बिल्कुल बेखबर था। पानी बचाने के लिए वो इंसेंटिव्स देते थे, जैसे टैक्स में छूट। गुजरात का उदाहरण है कि नया कुआं खोदो तो जब तक लागत न निकले टैक्स कम हो सकता था। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, मुगल और मराठा भी इलाके के इकोलॉजिकल कंडीशंस और मौसम के हिसाब से टैक्स तय करते थे, एकदम फिक्स नहीं रखते थे। और स्थानीय जो अभिजात वर्ग था, उनकी भी जिम्मेदारी होती थी तालाब बनवाने, कुएं ठीक करवाने की। लेकिन चीन का सिस्टम वो अलग था। हाँ, चीन में ज्यादा सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी। एक इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम था सिंचाई के लिए। गांवों के ड्रेनेज से लेकर क्षेत्रीय नहरों और बांधों तक सब जुड़ा हुआ, और ये सब स्टेट द्वारा कंट्रोल था। मतलब पूरा सरकारी नियंत्रण। जी, छोटे मोटे काम भी सरकारी देखरेख में। तो इससे एक बात साफ है कि राज्य की भूमिका, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, पानी के मैनेजमेंट में हमेशा से जरूरी रही है। पानी इतना क्रूशियल रिसोर्स था कि उसे सिर्फ मॉनसून के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन फिर आया कॉलोनियलिज्म, अंग्रेजों का दौर, और इसने, जैसे आपने कहा, पूरे लोकल सिस्टम को ही बदल दिया। उनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत सख्त था, इनफ्लेक्सिबल। बिल्कुल। उन्हें स्थानीय सामाजिक राजनीतिक माहौल या मौसम के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं था। बस तय समय पर लगान चाहिए। इसने तो पारंपरिक व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी होगी। हाँ, और उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने पब्लिक वर्क्स पर खर्च कम कर दिया। ध्यान गया मिलिट्री और रेलवेज पर। रेलवेज क्यों? माल ढुलाई के लिए? हाँ, कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना और सेना को जरूरत पड़ने पर जल्दी कहीं भेजना। सिंचाई पर जो थोड़ा बहुत खर्च हुआ भी, उसका करीब 90% पंजाब में बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगा। क्यों? क्योंकि वहां वे कमर्शियल क्रॉप्स उगाना चाहते थे। कपास, अफीम, गन्ना, गेहूं। एग्जैक्टली, जिनसे उन्हें मुनाफा हो सके। तो इसका सीधा असर पड़ा उन किसानों पर जो सिर्फ गुजारे के लिए खेती करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और उनके सिंचाई के तरीकों पर। बिल्कुल। कुएं, तालाब बनवाने के लिए जो पहले स्थानीय मदद या सब्सिडीज मिलती थीं, अंग्रेजों ने वो बंद कर दी। ऊपर से भारी लैंड टैक्स। किसान के पास पैसा बचता ही नहीं था कि वो सिंचाई में इन्वेस्ट कर सके। और एक और बड़ा बदलाव आया ना, पानी के अधिकार को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नए रेवेन्यू सिस्टम ने पानी के अधिकार को जमीन के मालिकाना हक यानी लैंड टाइटल से जोड़ दिया। मतलब जिसके नाम जमीन, पानी भी एक तरह से उसका। तो इससे पानी का प्राइवेटाइजेशन हो गया लीगली। हाँ, एक तरह से प्राइवेट अप्रोप्रिएशन लीगली जायज हो गया। अब जिनके पास अपनी जमीन पर पानी का स्रोत नहीं था, वो दूसरों पर निर्भर हो गए। खासकर जब मॉनसून कमजोर होता था, तब उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो पानी और जमीन के इस निजीकरण ने, आप कह सकते हैं, सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने के लोकल कम्युनिटी सिस्टम्स को खत्म कर दिया। सही। और चीन में तो हालत और बिगड़ी।
जब राज्य ने अपने सेंट्रलाइज्ड हाइड्रोलिक सिस्टम के रखरखाव से हाथ खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि 1932 तक उत्तरी चीन में सिर्फ, आप सोचिए, 6.8% खेती वाली जमीन पर ही सिंचाई हो पाती थी। सिर्फ 6.8% जी। और इसी दौर में 1876-79 के बीच वो भयानक अकाल पड़ा था ना, एशिया, अफ्रीका, ब्राजील, कई जगह एक साथ। हाँ, वो इतिहास का शायद पहला इतना वाइड स्प्रेड ग्लोबल सूखा और अकाल था। भारत, चीन, जावा, फिलीपींस, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अल्जीरिया, मोरक्को, लाखों लोग मारे गए। कुपोषण, भूखमरी। ये सिर्फ मौसम की मार तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा वॉट ने कहा है, फैमीन्स सामाजिक संकट होते हैं जो किसी विशेष आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाते हैं। ये अकाल कॉलोनियलिज्म के असर का एक भयानक सबूत थे, जिसने गरीबी बढ़ाई, गरीबी, भूखमरी, बीमारी के स्थायी हालात पैदा किए और साथ ही उन स्थानीय संस्थागत प्रणालियों को तोड़ दिया जो संकट के समय लोगों का सहारा बनती थी। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया। इसके बाद 19वीं और 20वीं सदी में फोकस शिफ्ट हुआ बड़े बांधों की तरफ, बिगेस्ट ब्यूटीफुल वाला दौर। हाँ बिल्कुल, लार्ज डैम्स का युग। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। एक तो पानी स्टोर करना, है ना, ताकि जब जरूरत हो तब मिले। सीजनैलिटी का इशू एड्रेस करना। जी, पानी की जरूरत और उपलब्धता के बीच के अंतर को कम करना। और दूसरा कारण था हाइड्रो पावर जनरेशन, बिजली बनाना। बांध के पीछे जमा पानी और नीचे बहती नदी की ऊंचाई का जो अंतर है, उससे टरबाइन चलाना। बिल्कुल। तो बांध से दो काम हुए, उद्योगों और घरों को बिजली मिली और खेती, उद्योगों व आम खपत के लिए पानी भी। नदियां अब सिर्फ पानी का नहीं, ऊर्जा का भी अनटैप्ड रिसोर्स मानी जाने लगी। ब्रिटेन में 19वीं सदी में करीब 200 बांध बने थे शहरों को पानी देने के लिए, लेकिन शुरू में तकनीक शायद उतनी पक्की नहीं थी। हाँ, शुरुआती बांध अक्सर मिट्टी के होते थे और ट्रायल एंड एरर बेसिस पर बनते थे। कई हादसे भी हुए, जैसे अमेरिका में जॉन्सटाउन पेंसिल्वेनिया डैम 1889, सेंट फ्रांसिस डैम लॉस एंजलिस के पास 1928 में, या यॉर्कशायर यूके में 1864 में। इनमें हजारों लोग मारे गए, पूरे शहर तबाह हो गए। भयानक। लेकिन ये हादसे भी बड़े बांधों के आकर्षण को कम नहीं कर पाए, क्योंकि बड़े बांध वो स्थानीय सिंचाई प्रणालियों से बिल्कुल अलग थे। ये विशाल स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का नतीजा। और इसीलिए ये लगभग हमेशा सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें भारी इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज लगते हैं। एग्जैक्टली। ये आर्थिक विकास के लिए जल संसाधनों को हार्नेस करने के एक बड़े नेशनल एजेंडा का हिस्सा बन गए, नेशन बिल्डिंग के सिंबल्स। अमेरिका में ये आकर्षण जुड़ा था पश्चिम के सेमी एरिड इलाकों को सींचने की चाहत से। 1902 का नेशनल रिक्लेमेशन एक्ट इसी दिशा में था। हाँ, मकसद था बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना, ताकि पूर्व के भूमिहीन लोग पश्चिम में बस सकें। आइडिया तो अच्छा था, पर फायदा किसको हुआ? ज्यादातर फायदा बड़े जमींदारों ने उठाया, जिन्हें सरकारी सब्सिडी मिली। आम आदमी तक उतना लाभ नहीं पहुंचा। और हूवर डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट बने जो इंजीनियरिंग के मार्वल माने गए, पर उनके बनने की कहानी में भी त्रासदी है। लेकिन इनसे बड़े बांधों में विश्वास कम नहीं हुआ। पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने भी यही रास्ता अपनाया। हाँ, एक मजबूत समाजवादी राष्ट्र बनाने के इरादे से बांधों को सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का अहम जरिया माना गया। ये भी एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट था, अमेरिका की तरह। लेकिन कीमत वही, नदियों पर बांध बनाने से उपजाऊ जमीन डूबी, समुद्री जीवन प्रभावित हुआ, मछुआरों का पेशा खत्म हो गया, इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। चीन में भी यही हुआ, माओ के दौर में ग्रेट लीप फॉरवर्ड। जी, क्रांति के बाद माओ त्से तुंग के ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा थे बड़े बांध। मुख्य उद्देश्य था बाढ़ रोकना, लेकिन इसके लिए पारंपरिक तरीकों को बेकार मान लिया गया। हाइड्रोलॉजिस्ट शुरू से ही शक में थे, और उनका शक सही साबित हुआ। हाँ, हजारों बांध टूट गए, अराजकता फैली और दुनिया के सबसे भयंकर अकालों में से एक पड़ा। पर चीन रुका नहीं। अब भी थ्री गॉर्जेस डैम जैसे विशाल प्रोजेक्ट बना रहा है, जिस पर साइस्मिक कॉन्सिक्वेंसेस यानी भूकंपीय खतरों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इतना बड़ा रिजर्वॉयर जमीन पर कितना स्ट्रेस डालता है, ये एक बड़ा सवाल है। और भारत का भी बांधों से गहरा नाता रहा है। जवाहरलाल नेहरू के वो शब्द भाखड़ा नांगल बांध की तारीफ में कहे गए, आधुनिक भारत के मंदिर, मॉडर्न टेम्पल्स, आज भी याद किए जाते हैं। हाँ, वो कोट बहुत मशहूर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेहरू बाद में खुद बड़े बांधों के प्रति अपने इस मोह से उभर गए थे।
उन्होंने कहा था, मुझे लगने लगा है कि हम जिसे जाइगैंटिसिज्म की बीमारी कह सकते हैं उससे पीड़ित हैं। अच्छा, ये कम लोगों को पता होगा। जी, लेकिन आजाद भारत में बड़े बांध, पावर सेंटर्स, कारखाने, ये सब राज्य की मौजूदगी और एक समृद्ध आधुनिक भारत बनाने की उसकी इच्छा के प्रतीक बन गए। डेवलपमेंट का मतलब ही यही समझा जाने लगा। तो बांध बेसिकली उद्योगों, सिंचाई और ऊर्जा के लिए पानी जुटाने का सरकारी समाधान थे। जोर कृषि उत्पादन बढ़ाने और उद्योगों के लिए हाइड्रो पावर पैदा करने पर था। हाँ, पर यहाँ एक आयरनी है, एक विरोधाभास। भारत ने बड़े बांधों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी हमारी ज्यादातर सिंचाई और पानी की जरूरतें ग्राउंड वाटर यानी भूजल से पूरी होती हैं, कुएं, ट्यूबवेल। सही कहा, नदियों का सतही जल जिन पर ये बांध बने हैं वो देश की पानी की जरूरत का शायद 10% से भी कम पूरा करता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इन बड़े बांधों से वाकई उतना विकास हुआ जितना सोचा गया था? और अगर हुआ तो उसकी कीमत क्या थी? मानवीय कीमत, पर्यावरणीय कीमत? और क्या ये विकास सभी वर्गों, जातियों और क्षेत्रों के लिए एक समान था? ये बहुत गंभीर सवाल हैं। बिल्कुल। चलिए अब इन्हीं सवालों पर आते हैं। बड़े बांधों के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं उन पर बात करते हैं। ये बहसें हमेशा से रही हैं, अर्थव्यवस्था, समाज, इकोलॉजी, पर्यावरण, हर पहलू पर। जी, और जैसा आपने कहा, विरोध भी बहुत पुराना है। आज़ादी से पहले ही 1946 में हीराकुंड बांध के निर्माण के खिलाफ 30,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। उनमें स्थानीय नेता थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और वो लोग थे जिनका विस्थापन होना था। तो हीराकुंड एक तरह से ट्रेंडसेटर था बांध विरोधी प्रदर्शनों का। हाँ, कह सकते हैं। उस मायने में वो देश के बाकी हिस्सों में बांध विरोधी प्रदर्शनों का अग्रदूत था। और भले ही ये विरोध अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित थे, लेकिन मुद्दे कमोबेश एक जैसे ही रहे हैं, है ना? पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्क काफी समान लगते हैं। बिल्कुल। जैसे नए बने आदिवासी राज्य झारखंड को ही लें, वहां अब तक 13 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट, 108 मध्यम और लगभग 6,800 छोटे पानी के प्रोजेक्ट बने हैं या शुरू हुए। आंकड़े तो प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट फेल हुए हैं, कुछ अधूरे हैं, छोड़ दिए गए हैं। ज्यादातर में भ्रष्टाचार और रेड टेप यानी लाल फीताशाही आम बात रही है। सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट और कोयलकारो प्रोजेक्ट जैसे बड़े बांध परियोजनाओं का स्थानीय आदिवासी आबादी ने जबरदस्त विरोध किया। कोयलकारो प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने पढ़ा है, उसे मंजूरी तब दी गई जब पता था कि इससे 200 आदिवासी गांव तबाह हो जाएंगे। हाँ, और 45,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन डूब जाएगी। सोचिए, सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में पुलिस अत्याचार हुए, फंड्स की हेराफेरी की खबरें आम हैं। ये तो विकास के नाम पर विनाश लगता है। झारखंड की एक मानवाधिकार संस्था है, JOHAR। उसने पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1960 से 90 के बीच राज्य द्वारा शुरू किए गए 9 छोटे सिंचाई परियोजनाओं पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। क्या था उसमें? इन 9 प्रोजेक्ट्स पर कुल 14 करोड़ खर्च हुए थे। सरकार का दावा था कि इनसे करीब 48,000 एकड़ जमीन को सिंचाई मिलेगी। JOHAR के शोध के अनुसार ये 9 प्रोजेक्ट जमीन पर मौजूद ही नहीं है। क्या मतलब गायब हो गए? मतलब पैसा खर्च हो गया, कागजों पर सिंचाई हो गई, पर असल में कुछ बना ही नहीं। जनता के पैसे का कोई हिसाब नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जमीन का क्या हुआ? 1997 तक झारखंड में छोटे बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स के नाम पर स्थानीय आदिवासी आबादी से 22.5 लाख एकड़ जमीन ली जा चुकी थी। लाखों लोग विस्थापित हुए। कहाँ गए वो लोग? आसपास की खदानों और कारखानों में मजदूरी करने लगे। ये बहुत दुखद है। जी, और जिस आंदोलन ने बड़े बांध निर्माण की राजनीति और पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभावों की ओर दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA। हाँ, NBA का नाम तो सबने सुना है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जी, 1985 में वर्ल्ड बैंक ने नर्मदा पर सरदार सरोवर बहुउद्देश्य परियोजना, सरदार सरोवर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट के लिए 450 मिलियन मंजूर किए। दावे तो बड़े थे, सालाना 1300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, 1450 MW बिजली, 1.9 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? 13,744 हेक्टेयर जंगल, 11,318 हेक्टेयर उपजाऊ खेती की जमीन डूबनी थी और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने थे। 1 लाख से ज्यादा? हाँ,
और इनमें ज्यादातर कौन थे? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ग्रामीण गरीब। प्रोजेक्ट का साइज इतना बड़ा था कि इसने नागरिकों और विशेषज्ञों में चिंता पैदा की। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य तर्क यही था कि योजनाकारों ने इस परियोजना के इकोलॉजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का आलोचनात्मक और यथार्थवादी आकलन किया ही नहीं था। तो एनबीए ने जो मुख्य तर्क उठाए उन पर बात करते हैं। हाँ। पहला था इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ। यानी पारिस्थितिकीय परिणाम। जी। सबसे सीधा असर तो हम सब समझते हैं, जंगल डूब जाते हैं। हाँ। आर्द्र भूमियां खत्म हो जाती हैं। हाँ। वन्य जीवों का आवास छिन जाता है। ये तो दिखता है। हाँ। पर और क्या असर होते हैं? जो कम ज्ञात परिणाम है वो भी उतने ही चिंताजनक है। जंगल कई जानवरों के माइग्रेशन रूट्स होते हैं। वेटलैंड्स प्रवासी पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। नदी खुद प्रवासी मछलियों के लिए चैनल होती है। बांध इन सब रास्तों को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। इसका असर सिर्फ इकोसिस्टम पर नहीं पड़ता, बल्कि स्थानीय आबादी के जीवन पर भी। मछली कई समुदायों के आहार का अभिन्न अंग है। बांध उनके बहाव को रोकता है, उनके ब्रीडिंग साइकिल में बाधा डालता है। और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर हमने देखा है कि जंगलों की कटाई से हाथी जैसे जंगली जानवर भोजन की तलाश में गांवों में घुसने लगते हैं, जिससे लोगों पर हमले होते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल। और बांध सिर्फ पानी नहीं रोकता, वो नदी के पूरे चरित्र को बदल देता है। नदी को एक बड़े जलाशय, रिजर्वोयर में बदल देता है। इसका असर पूरे ड्रेनेज एरिया पर पड़ता है, अपस्ट्रीम ऊपरी धारा, डाउनस्ट्रीम निचली धारा और रिजर्वोयर के कमांड एरिया पर भी। अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में नदी जो अपने साथ मिट्टी, गाद, सेडिमेंट लाती है, वो बांध के पीछे जमा होने लगती है। इससे धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। और डाउनस्ट्रीम, बांध के आगे? डाउनस्ट्रीम नदी को पानी और तलछट का अपना रेगुलर कोटा नहीं मिलता। मकाली इसे कहते हैं कि नदी भूखी हो जाती है, वो अपने रास्ते के मैदानों को काटने लगती है। अच्छा। और मैदानों को नदी की उपजाऊ मिट्टी, अलुवियल कंटेंट भी नहीं मिलती। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी सब प्रभावित होती है। और कभी-कभी अचानक पानी छोड़ना पड़ता है रिजर्वायर से? हाँ, जब पानी का दबाव कम करना होता है या कमांड एरिया में जरूरत होती है। इससे डाउनस्ट्रीम में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है, जो रास्ते की वनस्पति और बस्तियों को नष्ट कर सकती है। और रिजर्वायर में इतना सारा पानी जमा होने से ऊपर ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस, ये शायद सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला और दर्दनाक पहलू है। लोगों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। इसका मतलब है अपनी जमीन छोड़ना, अपना वो घर छोड़ना जिसे बनाने में शायद पूरी जिंदगी लगी हो, अपना जाना पहचाना माहौल, अपना समुदाय छोड़ना। और क्यों? ताकि बांध बन सके उन अनजान लाभार्थियों, एनोनिमस बेनिफिशियरीज के लिए। विस्थापितों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता होगा कि ये बांध उनके लिए कैसे समृद्धि ला सकता है। बिल्कुल। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही भीड़-भाड़ वाले और बोझिल शहरों में काम की तलाश में चले जाते हैं और वहां बहुत दयनीय शहरी परिस्थितियों में रहते हैं। कई लोग बांध स्थल पर ही मजदूरी करके गुजारा करते हैं, जहां काम करने की स्थितियां बहुत कठोर होती हैं। मलेरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। और जब काम खत्म हो जाता है, अक्सर स्थानीय लोगों को जबरदस्ती साइट छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। 1950 के दशक के अंत में मेक्सिको में जब मस्टेक इंडियंस ने मिगेल एलिमेंट डैम स्थल से हटने से इनकार कर दिया, तो उनके घरों में आग लगा दी गई और सेना बुलानी पड़ी। हे भगवान। इसी तरह पूर्व यूएसएसआर में विस्थापितों को अक्सर अपने घरों, चर्चों, बगीचों को गिराने और यहाँ तक कि अपने मृत रिश्तेदारों के ताबूतों को निकालकर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये बहुत ही अमानवीय था। विस्थापितों की संख्या तो एक बात है, पर यह भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग कौन हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज्यादातर विस्थापित लोग या तो आदिवासी होते हैं या भूमिहीन या सीमांत भूमि वाले ग्रामीण गरीब, समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोग। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का 1996 का एक दस्तावेज बताता है कि खनन, बांध, नहरें, उद्योग, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के कारण 1,60,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। और उनमें से केवल 39 लाख का ही पुनर्वास हो पाया था उस समय तक। सोचिए कितना बड़ा गैप है। और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की 1990 की रिपोर्ट कहती है कि विस्थापित आबादी का लगभग 40% अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना, झारखंड में कोयल कारो,
सुवर्णरेखा और कुजू बांध परियोजना, ओडिशा में बालीमेला और मचकुंडा बांध परियोजना, ये कुछ उदाहरण हैं जहां राज्य और आम आबादी के बड़े हितों के नाम पर आदिवासियों के जमीन और जंगल पर अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। विकास का बोझ सबसे ज्यादा उन्होंने उठाया है। और तीसरा बड़ा तर्क था फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का, पैसों का मामला। अनुमान 1987-88 के हिसाब से 11,154 करोड़ रुपए थी। 11,000 करोड़ से ज्यादा, और ये तो पुराना अनुमान है। हाँ, और इस अनुमान में कैचमेंट एरिया के उपचार का खर्च, परियोजना को पूरा करने में होने वाली देरी की लागत, क्षतिपूरक वनीकरण, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन जैसे कई और खर्चे और रिकरिंग कॉस्ट्स शामिल ही नहीं थे। तो असल लागत तो और भी ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा। और ये मामूली अनुमान भी केंद्र और राज्य के 7वीं पंचवर्षीय योजना के कुल योजना व्यय से अधिक था। आप अंदाजा लगाइए। बाप रे। और सुनिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने प्रधानमंत्री को एक नोट भेजा था जिसके अनुसार परियोजना के कारण कुल पर्यावरणीय हानि का अनुमान 40,000 करोड़ रुपए था। 40,000 करोड़, ये आंकड़े तो अविश्वसनीय लगते हैं। जी। और ये पैसा आता कहाँ से है? दुनिया भर में लगभग सभी बड़े बांध परियोजनाओं को वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया है, वो भी भारी ब्याज दर पर, जैसे 10.75% प्रति वर्ष। सरदार सरोवर के लिए बैंक अधिकतम 700 करोड़ रुपए का ऋण देने पर सहमत हुआ था। बाकी पैसा? बाकी के लिए जापान से मदद मांगी जा रही थी। ONGC ने 14.5% ब्याज दर पर 200 करोड़ रुपए का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। गुजरात सरकार ने जरूरी धन जुटाने के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी जारी किए और जनता से भी कुछ पैसा जुटाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुजरात सरकार या कोई भी राज्य सरकार ये पैसा कैसे जुटाएगी और कर्जों पर ब्याज कैसे चुकाएगी? और इस चक्कर में उसकी जो दूसरी विकास प्रतिबद्धताएं हैं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, उन सामाजिक कल्याण जिम्मेदारियों का क्या होगा? क्या यह कीमत चुकाना जायज है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सरकार ने पुनर्वास पैकेज के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश तो की है। हालांकि एक राष्ट्रीय स्तर की पुनर्वास नीति, नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, बनने में 2004 तक का समय लग गया। हाँ, उससे पहले कुछ राज्यों ने, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, अपनी राज्य स्तरीय नीतियां बनाई थीं। ज्यादातर पुनर्वास प्रयासों में या तो विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि देना शामिल रहा है या फिर नकद मुआवजा। कंपेंसेट में कैश? नकद मुआवजे में क्या दिक्कतें आती हैं? पहली बात तो ये कि अपना हक पाने के लिए विस्थापितों को बहुत कठिन ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी रहती है। सरदार सरोवर परियोजना के मामले में जमीन का मूल्यांकन पुरानी भूमि रिकॉर्ड के अनुसार किया गया था, जो उसके वर्तमान मूल्य को बहुत कम आंकता है। और पैसा मिल भी जाए तो अक्सर देखा गया है कि लाभार्थी, खासकर जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो पैसे को शॉर्ट टर्म जरूरतों पर खर्च कर देते हैं और कुछ ही महीनों में फिर से बेघर और साधनीन हो जाते हैं। पैसा मैनेज करना भी एक स्किल है। और वैकल्पिक भूमि देने में? उसमें भी समस्याएं हैं। पहली बात तो सरकार के सामने ये चुनौती होती है कि इतने सारे लोगों को बसाने के लिए पर्याप्त जमीन कहाँ से लाए। अक्सर विस्थापितों को जमीन देने के लिए दूसरे क्षेत्रों के जंगल काट दिए जाते हैं, जैसा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में देखा गया। यानी एक समस्या का हल दूसरी समस्या पैदा करके। हाँ, बिल्कुल। और नंदुरबार में पुनर्वासित आबादी को अभी तक उस जमीन की फॉर्मल रजिस्टर्ड प्रतियां यही मिली है जिस पर उन्हें बसाया गया है। एक अनिश्चितता बनी हुई है। और इसका असर स्थानीय लोगों पर और होस्ट पॉपुलेशन के बीच तनाव बढ़ गया है। पर्यावरण विनाश और विस्थापितों की गरीबी के बीच एक सीधा संबंध दिखता है। जंगल तो ग्रामीण गरीबों के लिए एक तरह की सेफ्टी नेट होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव लाइफलाइंस। बिल्कुल। जब फसल खराब हो या काम ना मिले तो मौसमी कमी के दौर में वे जंगलों में मिलने वाले फलों, जड़ी बूटियों, हरी पत्तियों और शिकार से गुजारा करते हैं। पुनर्वास के मुद्दे पर विचार करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। नंदुरबार में 40% जंगल को डिग्रेडेड घोषित कर दिया गया है। ये तो चिंताजनक है। बहुत। और ये जो जमीन के बदले जमीन की पॉलिसी है, ये इस अजम्पशन पे टिकी है कि विस्थापितों के बीच बांटने के लिए पर्याप्त पब्लिक लैंड उपलब्ध है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये संदिग्ध है। और जो भूमि उपलब्ध होती भी है वो अक्सर खराब गुणवत्ता वाली या गैर कृषि योग्य होती है। ये पॉलिसी एक और गलत धारणा पर आधारित लगती है कि लोगों की आजीविका का मतलब सिर्फ खेती है। सही पकड़ा है। ये आजीविका विकल्पों की एक बहुत ही लिनियर परसेप्शन है।
जैसा हमने पहले बात की, ग्रामीण आजीविका में अक्सर कई आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं क्योंकि जमीन छोटी होती है। सिर्फ खेती नहीं होती, कोई मजदूरी करता है, कोई जंगल से कुछ लाता है, कोई पशु पालता है। तो सिर्फ जमीन का मुआवजा दे देना उनके द्वारा हुए कुल नुकसान का केवल पार्शियल रेम्यूनरेशन ही हुआ। एग्जैक्टली। आदर्श रूप से मुआवजा या सहायता ऐसी होनी चाहिए जो खोई हुई पूरी आजीविका का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइवलीहुड लॉस्ट कर सके। तभी विस्थापित लोगों को किसी प्रकार की वास्तविक राहत मिल सकती है। लेकिन ना तो राष्ट्रीय नीति और न ही राज्य की नीतियों या कानूनों में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान है। फोकस इज ऑन लैंड, नॉट लाइवलीहुड। ये तो हुई विस्थापन और पुनर्वास की आर्थिक और सामाजिक बातें, लेकिन बड़े बांधों पर जो बहस है वो इससे भी गहरी है ना? ये सिर्फ जमीन, पानी, पैसे का मामला नहीं है। हाँ बिल्कुल। विस्थापन और उसके इकोलॉजिकल और ह्यूमन इम्पैक्ट्स पर तो बहुत बात हुई है, लेकिन बड़े बांध समाज की एक बड़ी दृष्टि या उद्देश्य, लार्जर पर्पस ऑफ विजन ऑफ सोसाइटी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें एक आधुनिक प्रगतिशील दुनिया के सिंबल्स माना जाता था कि देखो, इंसान ने प्रकृति पर विजय पाली। हाँ, वे मानव बुद्धि और प्रतिभा की क्षमता का प्रदर्शन करते थे कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव उन्नति के लिए किया जा सकता है। वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक की क्षमता के प्रतीक थे कि प्रकृति की बाधाओं को मानव जाति के लाभ के लिए दूर किया जा सकता है। मैन ओवर नेचर वाली सोच। लेकिन एक मुद्दा जो उतना ही महत्वपूर्ण है और अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो ये है कि इस आधुनिक प्रगति और विकास की दृष्टि ने किस प्रकार के समाज को विस्थापित यानी डिस्प्लेस करने की मांग की और कर रही है। ये बहुत गहरा सवाल है। और इस विस्थापन से सबसे ज्यादा प्रतिकूल रूप से कौन प्रभावित होता है? जैसा कि हमने बार बार देखा है, विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विस्थापित होने वाले लोग और समुदाय समाज के हाशिए पर रहते हैं। आदिवासी, चरवाहे, पैस्टोरलिस्ट्स, निर्वाहक कृषक, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरलिस्ट्स। ये वो समूह हैं जो सदियों से जंगलों में या मुख्य धारा की सभ्यता के किनारों पर अपनी तरह से जीते आए हैं। जी, और विकास कार्यक्रमों का लाभ शायद ही उन्हें मिलता है। यद्यपि उन्हें मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया जाता है और नुकसान का मूल्यांकन कैसे होता है, ये फिर से एक विवादास्पद मुद्दा है। उनके पुनर्वास के दौरान उनके रीति रिवाजों और परंपराओं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उनके सामाजिक ताने बाने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पुनर्वास नीतियां अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति असंवेदनशील, इनसेंसिटिव लगती हैं। हाँ, उनमें एक तरह की इंटॉलरेंस दिखती है कल्चरल और सोशल इश्यूज के प्रति। विस्थापित लोग पुनर्वासित किए जाने वाले बड़े समूह में सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के मुद्दे पर जो तर्क हावी रहा है वो काफी हद तक इकोनॉमिक रहा है। उनकी बस पैसा दे दो या जमीन दे दो, हाँ, खत्म। सर्वाइवल इश्यूज को प्राथमिकता दी जाती है और संस्कृति के विनाश को सेकेंडरी यानी दोयम दर्जे का माना जाता है। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन और कल्चरल रिहैबिलिटेशन को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करके देखा जाता है, जबकि पारंपरिक समाजों में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर पारंपरिक कृषि समाजों में आप अर्थव्यवस्था और संस्कृति को अलग कर ही नहीं सकते। आर्थिक कौशल, सांस्कृतिक प्रथाओं और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। अच्छा। और संस्कृति खुद आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया में समाज में रिन्यू और रीइंस्टेट होती है। आप देखिए, पारंपरिक समाजों में लगभग सभी त्योहार और अनुष्ठान साल के विभिन्न मौसमों में काम के विभिन्न चरणों को ही तो चिन्हित करते हैं। होली, बैसाखी, पोंगल सब खेती से जुड़े हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो ऐसे में जीवन के सांस्कृतिक पहलू पर आर्थिक पहलू को प्राथमिकता देना, ये आधुनिक औद्योगिक समाज में जीवन के सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को दर्शाता है, जहां हर चीज को उसकी यूटिलिटी वैल्यू से तोला जाता है। तो बड़े बांधों के माध्यम से विस्थापन का मतलब सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है पीढ़ियों से बने जीवन के पूरे तरीके, इंटायर वे ऑफ लाइफ को नष्ट करना, अक्सर कठोर पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए युगों से संचित आर्थिक और सांस्कृतिक कौशल को नष्ट करना। ये एक तरह का कल्चरल जेनोसाइड भी है और एपिस्टेमिसाइड यानी ज्ञान प्रणालियों का विनाश भी। तो हम एक अजीब सी विरोधाभास में फंसे हुए लगते हैं। गरीबी की समस्या का समाधान खोजने के लिए विकास योजनाकारों ने ऐसी परियोजनाएं बनाई जिनमें अकल्पनीय खर्चे हुए। हाँ,
कृषि और औद्योगिक उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित किया, जिसने एक तरफ देश के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा की है, पानी का संकट बढ़ाया है और साथ ही आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया है। तो गरीबी को दूर करने की कोशिश में गरीबों को ही विस्थापित और बेघर कर दिया जाता है। और सूखे जैसी स्थितियों और पानी के संकट से निपटने के प्रयास में नए संसाधन बनाने के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों, जंगल, नदी, जमीन को नष्ट करने पर सहमति बन जाती है। ये विकास का एक घुमावदार रास्ता लगता है। आधुनिक विकास का अनुसरण जो पहले संसाधन संकट को बढ़ाता है और फिर उसी संकट का समाधान मौजूदा संसाधनों का और अधिक शोषण करके ढूंढता है, ये तो लाभ से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और ये अस्थिर साबित हुआ है, दोनों लिहाज से, पर्यावरणीय परिणामों के मामले में भी और गरीबी उन्मूलन के मॉडल के रूप में भी। बल्कि ये विकास की एक ऐसी राजनीति का प्रतीक बन गया है जो अत्यधिक भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक और आक्रामक, अग्रेसिव है, और जो सिर्फ एक चुनिंदा आबादी की जरूरतों को पूरा करती है, अक्सर सबसे कमजोर लोगों की कीमत पर। तो ये थी बांधों, विस्थापन और विकास से जुड़े कुछ बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि कैसे विकास के नाम पर उठाए गए कदम अक्सर अपने ही मकसद के खिलाफ जाते दिखते हैं। हाँ, और इसकी सबसे भारी कीमत हाशिए पर खड़े समुदायों को चुकानी पड़ती है। ये मुद्दे वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और दिखाते हैं कि विकास का कोई एक सीधा सरल रास्ता नहीं है। इसके सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक आयामों को भी गहराई से समझने की जरूरत है। बिल्कुल, सवाल सिर्फ कैसे विकास का नहीं है, बल्कि किसके लिए विकास और किस कीमत पर विकास का भी है। सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पास जो सामग्री है वो काफ़ी गहरी है। ये सिर्फ पेड़ पौधों या प्रदूषण की बात नहीं, बल्कि ये कैसे हमारे समाज, हमारे डेवलपमेंट के तरीकों और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है, इस पर गौर करती है। हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि पर्यावरण का मुद्दा अब सिर्फ वैज्ञानिकों या कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। सोशल थ्योरिस्ट यानी समाज के बड़े विचारक भी इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सवाल उठाता है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह का विकास कर रहे हैं, क्या वो लंबे समय तक चल पाएगा? ये हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी और सच कहें तो हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इन विचारकों से ही। स्रोत बताते हैं कि पहले सोशल थ्योरी में शायद प्रकृति और पर्यावरण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था, है ना? फोकस ज्यादातर समाज, इंसान, अर्थव्यवस्था पर रहता था। सही बात है, बिल्कुल। पहले शायद डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा मंत्र था, लेकिन एंथनी गिडन्स जैसे विचारक कहते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज यानी आज के औद्योगिक समाज, हाँ, चाहे वो अमीर देशों में हो या हमारे जैसे विकासशील देशों के इंडस्ट्रियल हब्स, वो पर्यावरण की समस्याओं के असली जड़ हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने मिलकर प्रकृति को इतने बड़े पैमाने पर बदल दिया है जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, वो तो है। आप अपने चारों तरफ ही देख लीजिए, कारखाने, गाड़ियां, बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल, इन सब का असर दिखता तो है, पर हम शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में सोचते ही नहीं। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा उल्रिच बेक का रिस्क सोसाइटी वाला आइडिया है। ये सुनने में थोड़ा हैवी लगता है। आसान शब्दों में ये क्या है? क्या मतलब है कि हम रिस्क सोसाइटी में जी रहे हैं? देखिए, बेक का कहना है कि आज का समाज पहले के समाजों से एक मायने में बहुत अलग है। अच्छा, कैसे? पहले खतरे ज्यादातर बाहरी होते थे, बाढ़, सूखा, महामारी, है ना, उन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं था। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नए खतरे आए, जैसे फैक्ट्री में एक्सीडेंट, बेरोजगारी। हाँ, लेकिन इनके लिए समाज ने तरीके निकाले, जैसे इंश्योरेंस, मुआवजा, सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह। पर रिस्क सोसाइटी में बेक कहते हैं हम ऐसे खतरे पैदा कर रहे हैं जो हमारे अपने फैसलों, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का नतीजा है। मतलब मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स। हाँ, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स। और ये खतरे ग्लोबल हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है और इनका असर पीढ़ियों तक रह सकता है। मतलब हमने खुद ऐसे रिस्क्स बना लिए हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल है। जैसे चेरनोबिल या भोपाल गैस त्रासदी, ये वो नए खतरे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं हैं। बेक के अनुसार ये उस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स हैं जिसे हमने विकास के नाम पर बनाया है। चेरनोबिल का रेडिएशन हो या भोपाल का जहरीला गैस, इनका असर किसी एक फैक्ट्री और शहर तक सीमित नहीं रहा। नहीं, हवा, पानी, मिट्टी सब में फैला
और सालों बाद भी लोग भुगत रहे हैं। हाँ, और हमारे पुराने तरीके जैसे इंश्योरेंस कंपनियां वो इन मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स का क्या मुआवजा देंगी? वही तो, इनकी कीमत लगाना ही नामुमकिन है। इसीलिए जब ऐसी घटनाएं होते हैं तो लोगों का भरोसा सरकारों और इंस्टीट्यूशन से उठ जाता है, क्योंकि वो बेबस नजर आते हैं। तो क्या इसी बेबसी और गुस्से से ये पर्यावरण आंदोलन मतलब एनवायरमेंटल मूवमेंट्स खड़े हो रहे हैं, जो हम आजकल क्लाइमेट चेंज या प्रदूषण के खिलाफ देखते हैं? हाँ, गिडन्स के मुताबिक ये आंदोलन 2 वजहों से उभरते हैं। एक तो सीधा रिएक्शन है, जब लोगों को लगता है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हवा जहरीली हो रही है। हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए? बिल्कुल, अपने सर्वाइवल के लिए तो वो आवाज उठाते हैं। और दूसरी वजह थोड़ी गहरी है, ये आइडियल वैल्यूज और मॉरल इम्पेरेटिव से जुड़ी राजनीति है। मतलब नैतिक मूल्यों के आधार पर? हाँ, लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, प्रकृति के अधिकार के लिए सही गलत की समझ के आधार पर भी इन आंदोलनों से जुड़ते हैं। ये आंदोलन असल में मॉडर्निटी यानी आधुनिकता के उन अंधेरे कोनों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें हमने अनदेखा किया है। ये प्रकृति और इंसान के रिश्ते की जो बारीकियां हैं ना, उन्हें समझने में मदद करते हैं। सही है। और हैबरमास का नजरिया इसमें क्या अलग है? वो लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं, ये क्या है? हैबरमास का फोकस थोड़ा अलग है। लाइफ वर्ल्ड मतलब हमारी रोजमर्रा की दुनिया, हाँ, हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, हमारी संस्कृति, वो जगह जहां हम अर्थ बनाते हैं। ओके। हैबरमास कहते हैं कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का जो सिस्टम है वो इस लाइफ वर्ल्ड पर हावी हो रहा है, उसका कॉलोनाइजेशन कर रहा है। कॉलोनाइजेशन मतलब पैसे कमाने और नियम कानून बनाने का जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस गया है। उनके लिए पर्यावरण का विनाश इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि पूंजीवाद सिर्फ मुनाफा और एक्सपेंशन पर ध्यान देता है, प्रकृति या इंसानी जरूरतों की उसे परवाह नहीं। तो इसका हल सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होगा? नहीं, हैबरमास के अनुसार नहीं। उनके लिए हल इस कॉलोनाइजेशन का विरोध करके लाइफ वर्ल्ड को बचाकर ही मिलेगा, जहां लोग आपस में बात कर सकें, समझ बना सकें, सिर्फ प्रॉफिट या रूल्स के हिसाब से ना चलें। ये दिलचस्प है कि ये तीनों विचारक गिडन्स, बेक, हैबरमास अलग अलग तर्क देते हुए भी समाधान के तौर पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक कॉमन थ्रेड है। गिडन्स कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के अंधाधुंध विकास मतलब अनचेक्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पीछे जो लॉजिक है उसी पर सवाल उठाना होगा। और क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज ग्लोबल हैं, तो समाधान भी ग्लोबल बेसिस पर चाहिए। इसके लिए हमें शायद लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी के नए फॉर्म्स चाहिए, ज्यादा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें आम लोगों की सीधी भागीदारी हो। हाँ बिल्कुल। हैबरमास भी एक मजबूत पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं, जहां लोग खुलकर तर्क वितर्क कर सकें, सवाल पूछ सकें, रैशनल डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स हो सके। और बेक इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी का आइडिया देते हैं, यानी रिसर्च का एजेंडा क्या हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे बने, नई टेक्नोलॉजीज लाने से पहले उनके असर पर खुली बहस हो। अच्छा। और इन सब पर मजबूत कानूनी और संस्थागत नियंत्रण हो, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स हो। सार ये है कि तीनों मानते हैं कि हमारी मौजूदा लिबरल डेमोक्रेसी जो ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हम बस वोट देकर प्रतिनिधि चुन लेते हैं, हाँ, वो पार्टिसिपेटरी नहीं है उतनी। एग्जैक्टली वो पर्यावरण को बचाने, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी नहीं है। हमें ज्यादा गहरी, ज्यादा भागीदारी वाली डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये सब दिखाता है कि समाजशास्त्र अब पर्यावरण को सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं मान रहा है, बल्कि समाज के ताने बाने का डेवलपमेंट के पुराने मॉडल पर, मॉडर्नाइजेशन एजेंडा पर सवाल खड़े करता है। ये दिखाता है कि हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट तरीका, जिसमें हम लगातार उत्पादन और उपभोग, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, हाँ, वो न सिर्फ उन संसाधनों को खत्म कर रहा है जिन पर वो खुद टिका है, बल्कि इंसान के जीवन के लिए भी खतरा बन गया है। और पर्यावरण आंदोलनों ने समाजशास्त्रियों को एक नया फील्ड दिया है स्टडी करने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये आंदोलन कैसे पारंपरिक राइट लेफ्ट पॉलिटिक्स से आगे जाते हैं, कैसे ये क्लास डिविजन्स और नेशनल बाउंड्रीज को लांघते हैं, और कैसे ये सिविल सोसाइटी में लोगों को एक्टिविज्म के लिए जगह बनाते हैं, ये सब समाजशास्त्र के लिए नए सवाल हैं। मूल रूप से ये मनुष्य और उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते को फिर से समझने
और प्रकृति पर मानवीय कार्यों के असर पर सोचने का एक तरह से आह्वान है। चलिए अब जरा जमीन पर आते हैं। इन सब बातों के ठोस नतीजे क्या दिख रहे हैं? विकास का पर्यावरण पर असर क्या हो रहा है? स्रोत तो हवा, पानी, जमीन, मतलब सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर भारी असर की बात करते हैं। असर तो हम सब महसूस कर रहे हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में। जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों का फैलाव हो रहा है, खाने की जरूरतें बढ़ रही हैं। हाँ, इन सब के लिए प्रकृति पर दबाव बढ़ रहा है। जंगलों की कटाई हो रही है, सड़कें बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, खेती के लिए, लकड़ी के लिए। इन सब का नतीजा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो अब ग्लोबल चिंता बन चुका है। स्रोत में पानी, हवा, मिट्टी के प्रदूषण और वनों की कटाई का खास जिक्र है। थोड़ा हमारे आसपास के उदाहरणों से समझाएं। जैसे पानी। वाटर पोल्यूशन। हाँ, देखिए नदियों का क्या हाल है। यमुना को ही देख लें, दिल्ली के पास कितनी खराब हालत है। स्रोत बताते हैं कि मुख्य वजह है पहला, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, यानी फैक्ट्रियों का गंदा पानी जिसमें खतरनाक केमिकल्स होते हैं, अक्सर बिना ट्रीटमेंट के बहा दिया जाता है। दूसरा, सीवेज वेस्ट्स, हमारे घरों, शहरों का कचरा जो सीधा नदियों, झीलों में जाता है। सोचिए कितने शहरों का सीवेज ट्रीट नहीं होता। तीसरा, एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट्स, खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। हाँ, खाद और कीटनाशक। हाँ, वो बारिश के साथ बह के पानी में मिल जाते हैं। और स्रोत कहते हैं कि इंडस्ट्रीज का कचरा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और एयर पोल्यूशन? दिल्ली का तो बुरा हाल रहता ही है। बिल्कुल, दिल्ली की हवा खासकर सर्दियों में एक बड़ा उदाहरण है। स्रोत बताते हैं कि वजह कई है। इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट, रिफाइनरीज, फिर कोयला तेल का जलना, फैक्ट्रियों में, बिजली घरों में भी। और गाड़ियां? हाँ, गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स। बड़े शहरों में ये बहुत बड़ा कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें छोड़ती हैं। इसमें रेडिएशन पोल्यूशन भी शामिल है, जैसा चेरनोबिल या भोपाल में हुआ। भोपाल की गैस तो हवा में ही फैली थी। और मिट्टी, सॉइल पोल्यूशन का क्या? सॉइल पोल्यूशन की एक बड़ी वजह तो खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल है। जैसे पंजाब में? हाँ, पंजाब जैसे राज्यों में इसके गंभीर नतीजे दिख रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है। इसके अलावा परमाणु कचरा, मतलब सॉलिड फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर डिवाइस भी एक खतरा है। और जंगलों का कटना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जंगल कटने से सिर्फ पेड़ कम नहीं होते, बाढ़ का खतरा बढ़ता है, सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी बह जाती है, नदियां गाद से भर जाती हैं, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स। अच्छा। खेती लायक जमीन कम होती है, रेगिस्तान फैलता है जिसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और स्रोत एक अहम बात कहते हैं कि जंगल काटने में अक्सर स्थानीय ग्रामीणों से ज्यादा फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स का हाथ होता है, जो मुनाफे के लिए काम करते हैं। और इन सब का असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं, हम इंसानों और बाकी जीवों पर भी सीधा पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सेहत पर सीधा असर, सांस की बीमारियां, पानी से होने वाली बीमारियां, खाने में जहर जाना। और अप्रत्यक्ष असर, जैव विविधता का नुकसान, हमारी घूमने फिरने की जगहों का खराब होना। और जब लोग बीमार होते हैं या संसाधन कम होते हैं तो देश की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं के जवाब में फिर इकोलॉजी मूवमेंट्स यानी पारिस्थितिकी आंदोलन सामने आते हैं। हाँ, और ये आंदोलन सिर्फ पर्यावरण बचाने के नारे नहीं हैं। ये असल में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पैटर्न को बदलने की लड़ाई है। अच्छा। ताकि सोशल इक्वालिटी, मतलब सामाजिक बराबरी, और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी यानी पारिस्थितिकी स्थिरता दोनों हासिल हों। भारत जैसे देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में ये और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जंगल, पानी, जमीन पर एक बड़ी आबादी अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स के लिए निर्भर है। हाँ, ये बात तो है। अब सोचिए, जब ऐसी जगह पर रिसोर्स एंड एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज लाई जाती हैं, बड़े बांध, बड़ी खदानें, बड़ी फैक्ट्रियां, तो कुछ लोगों को तो फायदा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखता है, जीडीपी बढ़ती है। हाँ, जीडीपी बढ़ती है। पर एक बड़ी आबादी के लिए तो उनके जीने का आधार, मटीरियल बेसिस फॉर सर्वाइवल ही छिन जाता है। उनकी जमीन जाती है, जंगल जाते हैं, पानी गंदा होता है। इसीलिए ये आंदोलन डेवलपमेंट के डोमिनेंट कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स पर ही सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, ये किसका विकास है और किसकी कीमत पर? मतलब ये आंदोलन पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के भी आंदोलन है। बिल्कुल, ये सिर्फ पेड़ बचाने की बात नहीं, ये जीवन बचाने की बात है। स्रोत कहते हैं कि तीसरी दुनिया के ये आंदोलन, जो अक्सर स्टेट मैनेज्ड मार्केट डेवलपमेंट का विरोध करते हैं,
हाँ। वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की संकीर्ण बाजार आधारित परिभाषाओं को चुनौती देते हैं। वे डेमोक्रेसी की एक ज्यादा गहरी समझ सामने रखते हैं, एन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ ऑल लाइफ। डेमोक्रेसी ऑफ ऑल लाइफ। हाँ, मतलब जिसमें सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि नॉन ह्यूमन नेचर, पेड़, पौधे, जानवर, नदियां के भी जीने के अधिकार को मान्यता देना शामिल है। हाँ। और साथ ही समाज के उन हाशिए के समूहों जैसे आदिवासी, छोटे किसान, मछुआरे के अधिकारों को भी, जिन्हें मार्केट का लॉजिक अक्सर डिस्पेंसेबल यानी फालतू समझता है। ये आंदोलन दिखाते हैं कि इकोलॉजी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और जस्टिस ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। भारत में तो ऐसे आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। चिपको आंदोलन का नाम तो सबने सुना है। हाँ, चिपको मूवमेंट सबसे मशहूर है। 1970s के दशक में उत्तराखंड, तब यूपी का हिस्सा था, वहां की पहाड़ी महिलाओं का पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाने का तरीका दुनिया भर में मिसाल बना। हाँ, वो तस्वीरें याद है। लेकिन ये सिर्फ पेड़ बचाने तक सीमित नहीं था। ये पहाड़ी इलाकों के इकोलॉजी को, अपलैंड वाटरशेड्स की स्थिरता बनाए रखने का आंदोलन बन गया। स्रोत और भी उदाहरण देते हैं, जैसे झारखंड और मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्रों में। वहां क्या हुआ था? वहां आदिवासियों ने प्राकृतिक मिश्रित वनों को काटकर कमर्शियल पेड़, मतलब जिनसे पैसा मिले, वो लगाने का विरोध किया, क्योंकि इससे उनका पूरा जीवन यापन बिगड़ रहा था। फिर कर्नाटक में अप्पेको मूवमेंट हुआ, जो चिपको से ही प्रेरित था। अच्छा, अप्पेको। हाँ, वो अवैध कटाई रोकने और जंगल फिर से लगाने, रिफॉरेस्टेशन का काम करता है। राजस्थान में अरावली में भी वृक्षारोपण हुआ। और खनन विरोधी आंदोलन, माइनिंग के खिलाफ। हाँ, खासकर हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत में, जहां ओपन कास्ट माइनिंग से बहुत नुकसान हुआ है। दून घाटी में चूना पत्थर खनन, लाइमस्टोन क्वायरिंग के खिलाफ आंदोलन काफी सफल रहा। और बड़े बांध, लार्ज डैम्स, इनके खिलाफ भी बहुत आंदोलन हुए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि बड़े बांधों से बहुत ज्यादा जमीन डूबती है, सबमोशन होता है, जंगल नष्ट होते हैं, अच्छी खेती वाली जमीन चली जाती है, और सबसे बड़ी बात, लाखों लोग, विशेषकर आदिवासी, विस्थापित होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं। उनके जीवन का आधार ही छिन जाता है। स्रोत कुछ बड़ी परियोजनाओं का खास जिक्र करते हैं जो बहुत विवादित रहीं, टिहरी बांध जैसे। उसके बारे में क्या बताया गया है? हाँ, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्रोत हिमालयी पारिस्थितिकी के अंधाधुंध विनाश, वांटन डिस्ट्रक्शन का क्लासिक उदाहरण बताते हैं। भागीरथी नदी पर बना ये विशाल बांध, पहली बात तो ये भूकंपीय जोन में है, सेंट्रल हिमालयन साइज्मिक गैप में। चिंताएं थीं कि जलाशय के बाहर से भूकंप आ सकता है। बाप रे। फिर पानी के रिसाव, सीपेज से पहाड़ धंस सकते हैं। नदी में गाद, सेडिमेंट्स जमा होने से नीचे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा असर विस्थापन का हुआ। टिहरी शहर और कई गांव डूबे, हजारों लोग अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन से उजाड़े गए। और जो पुनर्वास योजना बनी, रिहैबिलिटेशन स्कीम, उस पर भी सवाल उठे कि उसने परिवारों को अलग अलग बसा दिया, जिससे उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर और कम्युनिटी कल्चर ही खत्म हो गया। और नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट और मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो भी बहुत चर्चा में रहा। हाँ, नर्मदा परियोजना तो देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक थी। 30 बड़े बांध और कई छोटे मोटे बांध बनाने की योजना थी। 30 बड़े बांध? हाँ, 2 सबसे बड़े थे, सरदार सरोवर गुजरात में और नर्मदा सागर मध्य प्रदेश में। इससे लाखों लोग प्रभावित हुए, ज्यादातर किसान और आदिवासी। जमीन डूबने, जंगल खत्म होने, आजीविका छिनने का खतरा था। पुनर्वास की भारी समस्याएं थीं। जैसे निमाड़ के किसान थे। निमाड़ के किसान जो बागवानी, हॉर्टिकल्चर करते थे, उन्हें उपजाऊ जमीन से हटाकर कहीं और बसाना। वो कहाँ अपने फूल उगाते? साथ ही बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग और मिट्टी की लवणता, सैलिनिटी बढ़ने का भी डर था। मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इन्हीं मुद्दों को उठाया, विस्थापितों के अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया। हड़तालें, अनशन, बहुत कुछ हुआ। सरदार सरोवर बांध का काम रुका भी रहा, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में ही कई गड़बड़ियां, एनोमलीज पाई गईं। और भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस लीक, वो तो एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी। हाँ, 1984 की वो त्रासदी। स्रोत कहते हैं कि ये दिखाता है कि कैसे मुनाफे के लिए मल्टीनेशनल्स विकासशील देशों का अंधाधुंध शोषण, माइंडलेस एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सुरक्षा मानकों को ताक पर रख देते हैं। यूनियन कार्बाइड? हाँ, यूनियन कार्बाइड प्लांट कीटनाशक बनाने के लिए था। उसकी सेफ्टी सिस्टम ठीक नहीं थी, जिससे वो घातक MIC गैस का रिसाव हुआ। जहरीले बादल ने
पूरे शहर पर कहर बरपाया, खासकर गरीबों पर। हजारों लोग मारे गए, हजारों मारे गए, और लाखों आज भी जहरीले रसायनों के कारण पुरानी बीमारियों, क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित हैं। स्रोत इसे सिर्फ एक अकेली घटना नहीं मानते, बल्कि उस ट्रेंड का हिस्सा मानते हैं जहां खतरनाक उद्योग और रसायन तीसरी दुनिया में डंप किए जाते हैं, बिना सुरक्षा सावधानियों के। ये तो बहुत डरावना है। और चिल्का झील का मामला क्या था? चिल्का लेक, वो तो एक खूबसूरत लगून है ना? हाँ, चिल्का ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी है। हजारों मछुआरों की रोजी रोटी है, अनगिनत मछलियां और समुद्री जीवन है वहां। तो वहां क्या हुआ? वो झींगों, श्रिम्स या प्रॉन्स के प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसी वजह से कुछ बड़े व्यापारिक घरानों की नज़र उस पर पड़ी। कुछ कॉर्पोरेट दिग्गजों ने वहां इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्मिंग प्रोजेक्ट ISFP शुरू करने की कोशिश की। अच्छा, झींगा फार्मिंग। हाँ, योजना थी कि झील के एक हिस्से को तटबंध एम्बैंकमेंट से घेरकर एक कृत्रिम झील बनाई जाएगी। फिर उसमें तालाब बनाकर केमिकल्स और प्रोटीन रिच हीट डालकर तेजी से झींगे पाले जाएंगे। लेकिन इसके नुकसान क्या थे? बहुत सारे। पहला, तटबंध से झील का प्राकृतिक ज्वार भाटा, नेचुरल एब एंड फ्लो रुक जाता, जिससे मछलियों का रास्ता बंद हो जाता। दूसरा, जो जहरीले अपशिष्ट, पॉइजनस एफ्लुएंस निकलते, उन्हें वापस छिलका में ही छोड़ा जाता। इससे पानी जहरीला होता, मछलियों के प्रजनन स्थल नष्ट होते। और पक्षियों पर भी असर पड़ता। हाँ, पंप वगैरह की आवाज से पक्षी डर जाते, मवेशी घास नहीं चर पाते, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी होती, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता। स्थानीय मछुआरों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया और आखिरकार वो प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। इतने सारे टकरावों के बीच क्या संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कोई रास्ता है? स्रोत पार्टिसिपेटरी अप्रोच, पार्टिसिपेटरी दृष्टिकोण की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, अलग अलग ग्रुप्स के हित और नजरिए अलग अलग हैं। कंजर्वेशनिस्ट हैं, डेवलपमेंटलिस्ट हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, आदिवासी हैं, दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। सबके प्रायोरिटीज अलग हैं। बिल्कुल। कोई संरक्षण पर जोर देता है, कोई गरीबों की जरूरतों पर, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कोई सस्टेनेबिलिटी पर। पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब है कि संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को, जिनकी जिंदगी उन संसाधनों पर टिकी है, उन्हें शामिल किया जाए। इससे क्या फायदा होता है? माना जाता है कि इससे प्रबंधन ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को बेहतर ज्ञान होता है, जमीनी हकीकत पता होती है, और ये ज्यादा न्यायसंगत भी होता है। इसके लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे लोगों के अपने सेल्फ इनिशिएटेड यूजर ग्रुप्स, सरकार की मदद से बने फॉर्मल कम्युनिटी ग्रुप्स, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। हाँ, JFM या वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रम, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा अधिकार देना। ये सब डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के तरीके हैं। तो स्थानीय समुदाय को शामिल करना, कम्युनिटी मैनेजमेंट, क्यों इतना जरूरी माना जा रहा है? एक तो जैसा कहा, उनकी आजीविका जुड़ी होती है, तो उम्मीद है कि वो उनका ज्यादा टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीके से प्रबंधन करेंगे। उनका उसमें ज्यादा हित, ग्रेटर स्टेक होता है। दूसरा, उनके पास अक्सर इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स होते हैं, पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान, जो स्थानीय सामाजिक और पारिस्थितिक स्थितियों, स्पेसिफिक सोशल एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। वंदना शिवा का जिक्र भी है शायद। हाँ, वंदना शिवा का तर्क है कि तीसरी दुनिया की महिलाएं, आदिवासी और किसान पारिस्थितिक श्रेणियों की सोच और कार्रवाई के बौद्धिक जीन पूल, इंटेलेक्चुअल जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं। उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। और इसमें महिलाओं की भूमिका पर भी खास जोर है। हाँ, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ने का असर अक्सर महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। पानी लाना, ईंधन के लिए लकड़ी लाना, ये सब अक्सर उनकी जिम्मेदारी होती है। सही बात है। साथ ही संसाधनों तक उनकी पहुंच भी कम होती है, अनइक्वल एक्सेस होता है, इसलिए प्रबंधन में उनकी भागीदारी जरूरी है। कई NGOs ने जेंडर इक्विटी को सोशल जस्टिस, पॉवर्टी और इंडिजिनस पीपल्स राइट्स जैसे मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की है। तर्क ये है कि स्थानीय समुदाय, खासकर महिलाएं और हाशिए के लोग, अपनी परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं और टिकाऊ समाधान निकालने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। वो लोकल इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस से भी परिचित होते हैं। क्या ये भागीदारी सिर्फ लोकल लेवल की बात है या इसका दायरा बड़ा है? नहीं, अभी ये ग्लोबल एजेंडा भी बन गया है। पिछले 2 दशकों में कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। अच्छा, डोनर एजेंसीज भी? हाँ, डोनर एजेंसीज भी इसे प्रमोट कर रही हैं।
राष्ट्रों को ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के अनुरूप लाने की ये एक स्ट्रैटेजी बन गई है। हालांकि ये देखना भी जरूरी है कि ये पीपल ओरिएंटेड रेटोरिक वाकई जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त कर रहा है या ये सिर्फ ऊपर से थोपी गई रणनीति है जिसमें असली पावर शिफ्ट नहीं हो रहा। ये एक अहम सवाल है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पर्यावरण की समस्याएं कितनी जटिल है। ये सिर्फ तकनीक या प्रदूषण की बात नहीं, ये हमारे समाज के सोचने के तरीके, हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और न्याय की हमारी समझ से गहराई से जुड़ी हैं। बिल्कुल। गिडेंस, बेक, हैबरमास जैसे विचारकों के सिद्धांत हों या चिपको, नर्मला जैसे जमीनी आंदोलन या फिर भोपाल, टिहरी, चिल्का जैसी घटनाएं सब इसी जटिल तस्वीर का हिस्सा हैं। और समाधान भी सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। हमें तकनीक पर भी सवाल उठाने होंगे, विकास के मॉडल पर भी, और अपने लोकतंत्र को ज्यादा गहरा और सहभागी, पार्टिसिपेटरी बनाना होगा। स्थानीय ज्ञान और भागीदारी को महत्व देना होगा। ये एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। ये विषय हमारे सामने जो सोर्सेज हैं उनमें काफी अहम दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो इसकी अहमियत मतलब बहुत ही ज्यादा है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि भाई तरक्की और पर्यावरण, इनके बीच ये संतुलन कैसे बने। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन सोर्सेज से समझें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या चीज। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है। ये सवाल है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं, अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, क्या वो तरीका टिकाऊ है? क्या लंबे समय तक चल पाएगा? क्या हमारे बच्चों के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए ये दुनिया रहने लायक बचेगी भी? यहीं से मतलब पूरी बात शुरू होती है। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? मतलब ये सोच आई कहाँ से कि हमें अपने तरीके बदलने की जरूरत पड़ गई? देखिए, इसकी जड़ें जो हैं वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिबेट में है। हुआ ये कि दुनिया ने, खासकर पश्चिमी देशों ने, एक खास किस्म का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल अपनाया। अच्छा। फोकस किस पर था? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, तेजी से होता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। सोच यही थी कि बस यही तरक्की का रास्ता है। वो टिपिकल इमेज जो दिमाग में आती है, फैक्ट्री की चिमनी से धुआं, बड़े बड़े शहर बनते हुए, जिसको हम सालों तक विकास मानते रहे। एग्जैक्टली। और ये मॉडल सिर्फ उन्होंने अपनाया नहीं, इसे विकासशील देशों जैसे भारत के लिए भी एक तरह से स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिया गया। अच्छा, कि आप भी यही करो। हाँ, एक अजम्पशन था कि अगर गरीब देश पश्चिम की नकल करेंगे तो वो भी अमीर बन जाएंगे। और सच कहें तो कई विकासशील देशों ने इसे काफी हद तक बिना ज्यादा सोचे समझे अपना भी लिया। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्योंकि जाहिर है जैसा सोचा था वैसा तो सब कुछ हुआ नहीं होगा। गड़बड़ ये हुई कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, मतलब आंकड़े तो सुधरे, जीडीपी वगैरह बढ़ी, पर दो बड़ी दिक्कतें सामने आ गई। क्या थी वो? पहली कि अमीर देशों, जिन्हें हम अक्सर नॉर्थ कहते हैं, और गरीब देशों यानी साउथ, इनके बीच का फासला कम होने के बजाय और बढ़ गया। और दूसरे कि देशों के अंदर भी, समाज के भीतर, अमीर और गरीब के बीच की खाई, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वो और ज्यादा चौड़ी हो गई। तब जाकर ये एहसास हुआ कि भाई सिर्फ जीडीपी बढ़ाना ही काफी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि देश की कमाई बढ़ रही है तो हर आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही हो। सही बात है। आजकल भी हम डिबेट सुनते ही रहते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स कहाँ हैं, या ये असमानता क्यों बढ़ रही है। प्रिसाइजली यही से सोच बदली। धंगरे जैसे थिंकर्स ने जोर दिया कि विकास के मायने सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं हो सकते, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा, इक्विटी यानी बराबरी, और आम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जिंदगी की गुणवत्ता, इसको शामिल करना ही होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा अलार्म बज रहा था, और वो था पर्यावरण का। हाँ, क्योंकि ये जो फैक्ट्री वाला मॉडल था, ये नेचर के लिए तो बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा होगा ना। नुकसानदेह से भी कहीं ज्यादा। जब दुनिया ने थोड़ा रुक कर देखा कि इस वेस्टर्न मॉडल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। क्या पता चला? पता ये चला कि ये जो अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन था और ये रिसोर्स एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो प्राकृतिक संसाधनों को बस निचोड़ लेती थी, उसने पर्यावरण का भयानक डिटीरियोरेशन किया था। मतलब हालत इतनी बिगड़ गई कि धरती पर जीवन के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। बाप रे, ये तो सुनने में कितना डरावना है। मतलब जिस चीज को हम प्रगति का इंजन समझ रहे थे, वो असल में पटरी से उतरकर तबाही की तरफ जा रहा था। बिल्कुल। एक आम सहमति से बनी
जैसा मुंशी ने भी पॉइंट आउट किया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ उसके पर्यावरण पर बहुत ही खतरनाक अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। प्रोसेस तो सीधा था, इंडस्ट्रीज को लगातार एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। वो सब प्रकृति से लिया गया, बदले में भारी मात्रा में कचरा, वेस्ट जमा हुए और धीरे धीरे प्रकृति का दम घुटने लगा। एडवार्डो और वुडगेट इसे क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी कहते हैं। अच्छा, आधुनिकता का संकट। हाँ, कि ये जो इंडस्ट्रियल तरीका था उत्पादन का, ये ना सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता बढ़ा रहा था, बल्कि एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी और डिग्रेडेशन भी पैदा कर रहा था। मतलब पर्यावरण को अस्थिर और खराब कर रहा था। और इसके संकेत क्या थे? मतलब कैसे पता चलता था कि हालात इतने खराब हो रहे हैं? संकेत तो बिल्कुल साफ थे और हर तरफ दिख रहे थे। देखिए, फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कोयला है, पानी है, जंगल है, खनिज है, सीमित हैं ये सब। हाँ। उनका बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जंगलों का सफाया, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही थीं, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, ओजोन लेयर में छेद, हवा, पानी, मिट्टी का पोल्यूशन, समुद्री जीवन और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, और ये सब कुछ बहुत ही चिंताजनक रफ्तार से हो रहा था। जैसे आज हम अपने शहरों में देखते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन की बात करते हैं या कई जगह पानी की कमी की, ये सब उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। मतलब बिल्कुल, ये उसी ट्रेंड के हिस्से हैं जो तब तेज हो गया था। तो मतलब जिस विकास पर दुनिया, खासकर पश्चिम, इतरा रहा था, वो असल में एक बहुत महंगा सौदा था जिसकी असली कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा था। बिल्कुल, सुनीता नारायण ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा मटेरियल एंड एनर्जी इंटेंसिव है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सामान और ऊर्जा लगती है। ये भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करता है और पीछे जहरीले अवशेषों की एक लकीर, अ ट्रेल ऑफ टॉक्सिन्स, छोड़ता जाता है, जिससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स बिगड़ जाते हैं। और चिंता की बात ये थी कि हम जैसे विकासशील देश भी उसी मॉडल को कॉपी कर रहे थे। हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता थी कि विकासशील देश भी आंख बंद करके इसी रास्ते पर चल पड़े थे। नतीजा क्या हुआ? बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं तो थी, पर उनके साथ साथ गरीबी, असमानता, भयंकर प्रदूषण और बड़े पैमाने पर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी था। बोनहार्ड ने तो साफ कहा कि ये मॉडल ना तो डिजायरेबल है, मतलब ना तो इसे अपनाना चाहिए, और ना ही ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सस्टेनेबल ही नहीं है, ये टिक ही नहीं सकता। अच्छा। और सैक्स ने भी इसकी दो बुनियादी अजम्पशंस को गलत बताया था। पहली कि ये विकास हर जगह फैल सकता है, और दूसरी कि ये हमेशा टिकाऊ रहेगा। दोनों बातें गलत साबित हुईं। जब ये सब समझ आने लगा, जब ये एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर हैं, तो रिएक्शन क्या हुआ? क्या लोगों ने, सरकारों ने कुछ किया, आवाज उठी? हाँ, बिल्कुल। यहीं से एनवायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद का जन्म हुआ। जैसे जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूकता बढ़ी, वैज्ञानिकों में, एक्टिविस्ट्स में, आम लोगों में, तो आवाज उठनी शुरू हुई। ओके। इसने डेवलपमेंट डिस्कोर्स यानी विकास की जो बहस चल रही थी, उसमें एक बिल्कुल नया एंगल जोड़ा। एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट आया। लोगों ने, सरकारों ने सोचना शुरू किया कि भाई विकास के नाम पर हम अपने ग्रह के इकोसिस्टम के साथ कर क्या रहे हैं। ये जो बिगड़ती हुई एनवायरमेंटल सिचुएशन थी, इसने डेवलपमेंट पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया, और यहीं से एनवायरमेंट डेवलपमेंट डिबेट शुरू हुई, और समय के साथ ये और तेज होती गई। लेकिन शुरुआत में तो, जैसा आपने कहा, शायद इन दोनों को दुश्मन की तरह देखा जाता होगा कि या तो विकास चुन लो या पर्यावरण बचा लो, दोनों साथ नहीं चल सकते। हाँ, शुरुआत में बिल्कुल यही डाइकोटमी थी। बाविष्कर बताती हैं कि दो खेमे बन गए थे। एक खेमा था प्रो डेवलपमेंट वाला, जो कहता था विकास करो चाहे पर्यावरण जाए भाड़ में, और दूसरा था प्रो एनवायरमेंट वाला, जो कहता था पर्यावरण बचाओ चाहे विकास रुक जाए। इसे डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का द्वंद्व कहा गया। लेकिन ये तो कोई प्रैक्टिकल हल नहीं हुआ ना। हमें तो दोनों चाहिए। पेट भरने के लिए विकास भी चाहिए, और सांस लेने के लिए साफ हवा, पानी यानी पर्यावरण भी चाहिए। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे यही समझ बनी। बैलेट मिस का जिक्र आता है, जिन्होंने कहा कि पर्यावरण और विकास के जो लक्ष्य हैं, वो असल में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। अच्छा। दोनों का मकसद तो एक ही है, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलफेयर को बेहतर बनाना।
तब जाके ये माना गया कि ये जो विकास बनाम पर्यावरण वाली लड़ाई है, ये एक फॉल्स डाइकोटमी है, एक झूठा टकराव है। ये बात वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1992 में बहुत साफ तौर पर कही गई। उसमें कहा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साउंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये एक ही एजेंडे के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? रिपोर्ट ने कहा कि देखो, पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास टिकेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा। और विकास के बिना पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? वो फेल हो जाएगा। जब आय बढ़ेगी तभी तो बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए पैसा होगा, टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, तो ये समझ बनी कि दोनों को साथ लेकर चलना होगा, और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, उस सुलह की कोशिश के तौर पर। हाँ, बिल्कुल। इसी रेकन्सिलिएशन, इसी सुलह की जरूरत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को जन्म दिया, जिसे बाद में WCED की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 ने एक तरह से फॉर्मलाइज किया। ये इसी सुलह की एक कोशिश थी। तो ये सुलह हुई कैसे? मतलब ये शब्द, ये कॉन्सेप्ट, ये कैसे इवॉल्व हुआ? इसका सफर कैसा रहा? कोई एक दिन में तो नहीं आ गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक डायनामिक जेस्टेशन प्रोसेस था, एक धीमी गतिशील प्रक्रिया थी, जैसा एडवार्डो सेविला ग्वाजमन और ग्रेहम वुडगेट कहते हैं। इसमें कुछ की इंटरनेशनल माइलस्टोन्स हैं, कुछ अहम पड़ाव हैं जिन्हें देखना जरूरी है। जैसे क्या थे वो पड़ाव? देखिए, सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। ये यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी मानव पर्यावरण पर। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये बहुत ऐतिहासिक थी, लैंडमार्क थी, क्योंकि पहली बार ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया के स्तर पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया, माना गया कि हाँ, ये समस्याएं हैं। दुनिया को एहसास हुआ वन वर्ल्ड का, कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। बिल्कुल। और ये माना गया कि पर्यावरण की समस्याएं ग्लोबल हैं, तो उनके सॉल्यूशंस भी इंटरनेशनल चाहिए। हाँ, ये जरूर था कि नॉर्थ यानी अमीर देशों और साउथ यानी गरीब देशों की चिंताएं और प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं, पर समस्या सबकी साझी है। अच्छा, और उसी दौर में एक और रिपोर्ट आई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल उसी समय 1972-74 में क्लब ऑफ रोम की लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट आई। इसे अक्सर ग्लोबल एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन पर पहला बड़ा ऑफिशियल अध्ययन माना जाता है। इसमें क्या था? इसने इंडस्ट्रियलिज्म का, औद्योगिकरण का एक इकोलॉजिकल एनालिसिस किया और चेताया कि जिस तेजी से रिसोर्स डिप्लीशन यानी संसाधनों का खत्म होना, पोल्यूशन यानी प्रदूषण और पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो इसके नतीजे बहुत भयावह होंगे। इसने साफ कर दिया कि एक फाइनाइट प्लैनेट पर, एक सीमित धरती पर इन्फिनिट ग्रोथ, अनंत विकास संभव नहीं है। ये तो काफी सोबरिंग बात थी। मतलब इसने विकास के मॉडल पर ही सवाल उठा दिया। फिर क्या हुआ? फिर 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने एक रिपोर्ट कमीशन की, ग्लोबल 2000 रिपोर्ट। इसका भी निष्कर्ष कमोबेश यही था कि जो अमीर देशों वाली नॉर्दर्न लाइफस्टाइल्स हैं, उन्हें पूरी दुनिया में रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, संसाधन ही कम पड़ जाएंगे। तो ये सब चेतावनियां आ रही थीं। तो ये शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पहली बार कब और कहाँ इस्तेमाल हुआ? ये शब्द फॉर्मली 1981 के एक डॉक्यूमेंट में सामने आया। डॉक्यूमेंट का नाम था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी लंबा नाम है। हाँ, इसे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और UNEP, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर पब्लिश किया था। अच्छा, इन बड़ी पर्यावरण संस्थाओं ने। जी, और इसमें कहा गया कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल होने के लिए, टिकाऊ होने के लिए, उसे सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं बल्कि सोशल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। उसे लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्स बेस यानी सजीव और निर्जीव संसाधन आधार दोनों को देखना होगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के फायदे नुकसान का आकलन करना होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण था। 1983 में UN ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED बनाई। इसकी चेयरपर्सन थी नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लम ब्रुंटलैंड, इसीलिए इसे ब्रुंटलैंड कमीशन भी कहते हैं। इसका काम क्या था? इसका काम था कि पर्यावरण और विकास की जो गंभीर समस्याएं हैं उनको फिर से जांचा जाए, उनके लिए रियलिस्टिक, व्यावहारिक समाधान सुझाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए
कि मानव प्रगति भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को दिवालिया किए बिना, उनको खत्म किए बिना कैसे जारी रह सकती है। और इसी कमीशन की वो फेमस रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। बिल्कुल, 1987 में आई आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके 3 बड़े योगदान थे। क्या थे वो? पहला, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो परिभाषा दी जो आज सबसे ज्यादा जानी जाती है, सबसे ज्यादा साइट की जाती है। दूसरा, इसने पहली बार क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सुझाई। और तीसरा, इसने डेवलपमेंट की जो पारंपरिक सोच थी उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट, एक बड़ा बदलाव लाया। इस रिपोर्ट के बाद भी कुछ अहम पड़ाव आए होंगे। हाँ बिल्कुल, 1991 में IUCN, UNEP और WWF ने मिलकर एक और डॉक्यूमेंट निकाला, केयरिंग फॉर द अर्थ। इसमें नेचर कंजर्वेशन के लिए एक रिवाइज्ड ग्लोबल स्ट्रैटेजी दी गई और इसमें एक बहुत अहम बात मानी गई कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन के लिए लोकल पीपल यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोकल कम्युनिटीज के बिना तो संरक्षण मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर 1992 का रियो अर्थ समिट, वो तो बहुत ही बड़ा इवेंट था। हाँ, रियो समिट के बारे में तो काफी सुना है। क्या हुआ था वहाँ? बहुत बड़ा सम्मेलन था, ब्राजील के रियो डी जनेरो शहर में हुआ। UNCED कहते हैं इसे। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां जुटे थे। बाप रे। इसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच के लिंक को, उस महत्वपूर्ण संबंध को बहुत मजबूती से स्थापित किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेवलप किया और आगे बढ़ाया। इसमें क्या मुख्य चीजें निकल कर आईं? कोई समझौते हुए? हाँ, कई चीजें निकली। एक तो दी अर्थ चार्टर आया जिसमें एजेंडा 21 था, यानी 21वीं सदी के लिए एक्शन प्लान। इसी से बाद में लोकल एजेंडा 21, LA 21 का विचार भी निकला। अच्छा। फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्लाइमेट कन्वेंशन हुई, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुई, और रियो डिक्लेरेशन ने जंगलों के संरक्षण और इस्तेमाल के प्रिंसिपल्स तय किए और एक एनवायरमेंटली साउंड और सस्टेनेबल प्लैनेट के लिए जरूरी कदम बताए। फॉलो अप हुआ? हाँ, कोशिशें तो जारी रहीं। देश इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढे गए और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, ये देखने के लिए कि कितनी प्रगति हुई, समय समय पे फॉलो अप मीटिंग्स भी हुई। जैसे 1997 में रियो +5 मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में प्रगति का आकलन करने के लिए, और फिर 2002 में जोहानिसबर्ग में WSSD वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, जिसे रियो +10 भी कहते हैं। अच्छा, 10 साल बाद जोहानिसबर्ग समिट में क्या खास था? इसका एजेंडा सिर्फ रियो के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड था, कहीं ज्यादा व्यापक था। किन मुद्दों पर बात हुई? इसमें एनर्जी, पानी और साफ सफाई, वाटर सैनिटेशन, स्वास्थ्य, जंगल, उपभोग के पैटर्न्स, कंजम्पशन पैटर्न्स, गरीबी, व्यापार, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे तमाम मुद्दे शामिल थे। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दायरा और फैला दिया। यहाँ ये माना गया कि इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, 3 पिलर्स: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और वहाँ बहसें भी हुई होंगी, जाहिर है। हाँ, काफी गर्मागर्म बहसें हुई। गरीबी कम करने का आह्वान किया गया, ग्रह के तेजी से घटते संसाधनों को बचाने की अपील हुई, यूरोप और अमेरिका की कृषि सब्सिडी की आलोचना हुई, व्यापार को बिगाड़ने वाली सब्सिडी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा पर भी विवाद हुआ, और तीसरी दुनिया के देश जो विकासशील देश है, उन्होंने ज्यादा मदद, ज्यादा फाइनेंस और निष्पक्ष व्यापार, फेयर ट्रेड की मांग की। तो ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक तरह से एवोल्यूशन था, इसका विकास था। अब आते हैं उस मशहूर परिभाषा पर जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में दी गई। आखिर ये है क्या, अगर हम इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें? हाँ, वो परिभाषा जो सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. यानी टिकाऊ विकास वो विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता ना हो, उनकी काबिलियत पर कोई आंच ना आए। सुनने में तो ये काफी सीधा और अच्छा लगता है, पर इसमें गहराई क्या है? मतलब इसके पीछे सोच क्या है?
देखिए, इसमें दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, दो मुख्य अवधारणाएं हैं। क्या है वो? पहली है नीड्स, यानी ज़रूरतें। ख़ास तौर पर दुनिया के जो गरीब लोग हैं, उनकी एसेंशियल नीड्स, उनकी बुनियादी ज़रूरतें, जिन्हें ओवरराइडिंग प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी है लिमिटेशंस, यानी सीमाएं। ये वो सीमाएं हैं जो टेक्नोलॉजी की स्थिति और हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पर्यावरण की क्षमता पर लगती हैं। मतलब पर्यावरण किस हद तक हमारी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है, इसकी एक सीमा है। इसको थोड़ा और खोलेंगे, मतलब रोज़मर्रा की भाषा में इसे कैसे समझे? नीड्स और लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ? जरूर। देखिए, पहला पॉइंट है नीड्स का। रिपोर्ट मानती है कि गरीबी कम करने के लिए और लोगों की बेहतर जिंदगी की जो मानवीय जरूरतें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चाहिए। ये उनकी बेसिक नीड्स हैं, ये तो पूरी होनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो समझ आता है। और लिमिटेशंस वाला पॉइंट, वो ये कहता है कि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीमित प्राकृतिक संसाधनों, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम आज ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, सारे संसाधन खत्म कर देंगे, तो भविष्य की पीढ़ियां अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगी? पर्यावरण की एक कैरिंग कैपेसिटी है, एक वहन क्षमता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे पानी का उदाहरण लें, आज हम अंधाधुंध पानी इस्तेमाल करें तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, पर कल हमारे बच्चों के लिए शायद पानी ही ना बचे। ये मतलब है। बिल्कुल यही मतलब है। तो ये परिभाषा एक तरह से एक बैलेंस बनाने की बात कर रही है। विकास और पर्यावरण के बीच। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड व्यू है। ये कहती है कि हमें ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए जो हमारे इकोलॉजिकल मिल्यू, हमारे पारिस्थितिक परिवेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को तो मैक्सिमाइज करें, जितना हो सके बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण के लिए जो रिस्क्स और हैजर्ड्स हैं, जोखिम और खतरे हैं, उनको मिनिमाइज करें, कम से कम करें, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन्स की नीड्स पूरी हो सकें। संक्षेप में कहें तो दो काम करने हैं। पहला, जो पुराने अनसस्टेनेबल पैटर्न्स थे विकास के, जिनसे पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उस नुकसान को ठीक करने की कोशिश करें, उसे रिपेयर करें। और दूसरा, विकास का ऐसा रास्ता अपनाएं, ऐसा पैटर्न अपनाएं जो हमारे ग्रह के इकोसिस्टम को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बचाए और साथ ही वर्तमान और भविष्य की मानव पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करना सुनिश्चित करें। इसे हासिल करने के लिए क्या जरूरी माना गया? मतलब क्या शर्तें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह के विकास के लिए? हाँ, आ कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कुछ आवश्यकताएं बताती हैं। उन्हें हम कुछ थीम्स में बांटकर समझ सकते हैं। बताइए। पहली थीम है बेसिक नीड्स एंड इक्विटी की, मतलब सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सबको बेहतर जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले। हमारे जो कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स हों, उपभोग के जो मानक हों, वो ऐसे हों जो इकोलॉजिकली पॉसिबल हों, मतलब पर्यावरण पर बोझ ना डालें और जिनकी सभी यथोचित रूप से आकांक्षा कर सकें। यानी फिजूल खर्ची और हद से ज्यादा उपभोग ना हो। ठीक है। समाज को अपनी प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाकर और सबके लिए समान अवसर, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज सुनिश्चित करके मानव जरूरतों को पूरा करना चाहिए। और दूसरी है इकोलॉजिकल लिमिट्स को पहचानने की, मतलब हमारी जनसंख्या वृद्धि इकोसिस्टम की बदलती उत्पादक क्षमता के अनुरूप हो। विकास ऐसा ना हो जो उन प्राकृतिक प्रणालियों को ही खतरे में डाल दे जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, जैसे हमारा वायुमंडल, हमारा पानी, हमारी मिट्टी और सभी जीवित प्राणी। और तीसरी है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी संसाधनों का प्रबंधन। दुनिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सीमित संसाधन है उन तक सबकी समान पहुंच हो। टेक्नोलॉजी की दिशा ऐसी हो कि वो संसाधनों पर दबाव कम करें। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला, तेल, जो दोबारा नहीं बन सकते, उनकी कमी की दर ऐसी हो कि वो भविष्य के कम से कम विकल्पों को बंद करें, मतलब हम आज ही सब खत्म ना कर दें। और मतलब बहुत एम्बिशियस लक्ष्य लगता है तो लेकिन इसका सार, इसका एसेंस ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई एक मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचकर रुक जाना है। ये परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, अ प्रोसेस ऑफ चेंज है। अच्छा, इसमें संसाधनों का शोषण, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन, ये सब आपस में सामंजस्य में होने चाहिए और इन सब का लक्ष्य होना चाहिए कि मानव जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
वर्तमान और भविष्य दोनों की क्षमता को बढ़ाया जाए। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, एक बिल्कुल आदर्श विजन है, लेकिन क्या इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई? क्या सबने इसे ऐसे ही मान लिया? इज इट रियली दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रंटलैंड कमीशन की जो परिभाषा है उसकी काफी आलोचना हुई है। कई विद्वानों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अच्छा, किस तरह की आलोचनाएं? आलोचनाएं कई तरह की हैं। कुछ ने इसमें तार्किक अंतर्विरोध, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस देखे। कुछ ने शब्दार्थ अस्पष्टता, सिमेंटिक एम्बिवेलेंस की बात की, मतलब शब्दों के अर्थ में घालमेल है। कुछ ने कहा कि परिभाषा में जो शब्द या वाक्यांश इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत अस्पष्ट हैं, वेग हैं, एम्बिग्यूअस हैं। कुछ ने कार्यान्वयन स्तर पर आने वाली कठिनाइयों की बात की, और कुछ ने तो इसके पीछे छिपी हुई मान्यताओं या इम्प्लिसिट अजम्पशंस और राजनीतिक इरादों, पॉलिटिकल मोटिव्स को भी उजागर करने की कोशिश की। अच्छा, तो सबसे पहले ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात क्या है? क्या अंतर्विरोध है इसमें? देखिए, कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे रमेश दीवान, वो मानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द ही अपने आप में विरोधाभासी है, एक कॉन्ट्रडिक्शन इन द टर्म है। कैसे? उनका तर्क है कि विकास, डेवलपमेंट और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, न केवल असंगत है बल्कि विरोधाभासी भी हैं। मतलब जो टिकाऊ है वो विकास नहीं है, और जो विकास है वो टिकाऊ नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं वो? क्योंकि उनका कहना है कि विकास, चाहे वो आर्थिक वृद्धि हो या समानता के साथ वृद्धि हो या जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, वो अनिवार्य रूप से उपभोग के स्तर को और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को बढ़ाता ही है। तो वो टिकाऊ कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठा दिया। और ये शब्दों के अर्थ वाली बात, सेमांटिक एम्बिवलेंस, वो क्या थी? वोल्फगैंग सैक्स का कहना है कि टिकाऊ शब्द को विकास से जोड़ने से एक शब्दार्थ अस्पष्टता पैदा हुई है। कैसे? उनका कहना है कि इससे स्थिरता का जो केंद्र है, जो फोकस है, वो सूक्ष्म रूप से प्रकृति से हटकर विकास पर चला गया है। पहले टिकाऊ का मतलब होता था प्राकृतिक उपज, जैसे टिकाऊ खेती। अब ये विकास की स्थिरता को संदर्भित करता है। देखने का फ्रेम भी बदल जाता है। प्रकृति के बजाय विकास चिंता का विषय बन जाता है, और विकास के बजाय प्रकृति वो महत्वपूर्ण कारक बन जाती है जिस पर नजर रखनी होती है। संक्षेप में कहें तो सैक्स के अनुसार स्थिरता का अर्थ प्रकृति के संरक्षण से विकास के संरक्षण में बदल गया है। मतलब शब्द वही है पर उसका मतलब ही बदल दिया गया है। और ये भी कहा गया कि परिभाषा बहुत वेग है, गोलमोल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी आलोचना है। कई विद्वानों का यही मानना है। सुखमय चक्रवर्ती ने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाक्यांश कुछ भी सटीक नहीं कहता है, और इसलिए किसी के लिए भी इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। अच्छा, अनिल अग्रवाल का उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। उन्होंने कहा कि एक लॉगिंग कंपनी के लिए इसका मतलब हो सकता है टिकाऊ परियोजनाएं। एक पर्यावरण अर्थशास्त्री के लिए इसका मतलब हो सकता है प्राकृतिक वनों का टिकाऊ स्टॉक। एक सामाजिक पारिस्थितिकीविद के लिए जंगल का टिकाऊ उपयोग, और एक पर्यावरणविद के लिए हमारे बच्चों के लिए एक स्वच्छ विरासत। लेकिन निश्चित रूप से भ्रम स्पष्टता से अधिक उत्पादक नहीं हो सकता। ये तो वाकई बड़ी समस्या है। अगर परिभाषा का मतलब ही हर किसी के लिए अलग है, तो फिर इसे लागू कैसे किया जाएगा? इस पर सहमति कैसे बनेगी? बिल्कुल, यही बात विलियम एफ फिशर कहते हैं। वो कहते हैं कि अलग-अलग दृष्टिकोण, दार्शनिक स्थिति, लक्ष्य और साधन वाले लोग सबके सब सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की समान नैतिक शब्दावली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समान आर्थिक बयानबाजी, इकोनॉमिक रिटोरिक का उपयोग करते हैं। ये एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका उपयोग कोई भी अपने काम को सही ठहराने और अलग लक्ष्यों, रणनीतियों या राय वालों की आलोचना करने के लिए करता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, फिशर भारत में व्यापक रूप से चर्चित सरदार सरोवर परियोजना का उदाहरण देते हैं। वो लिखते हैं कि बांध के समर्थक और विरोधी दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में ईमानदार लगते हैं, पर इन शब्दों से उनका मतलब बिल्कुल अलग है। अच्छा, और वो जो परिभाषा में भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों की बात है, जी, उस पर भी सवाल उठे। हाँ, उस पर भी वी रत्न रेड्डी 1995 भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की चिंता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, वैचारिक स्तर पर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के हितों के बीच संघर्षों से बचना मुश्किल है। क्यों? वो कहते हैं, जबकि जरूरतें एक ही पीढ़ी में एक पर्यावरण और संस्कृति से दूसरे में अलग अलग तरह से समझी जाती हैं, भविष्य की पीढ़ियां अपनी जरूरतों को कैसे समझेंगी,
ये हमारी कल्पना से परे हो सकता है। ये भी बात सही है। हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल बाद लोगों की जरूरतें क्या होंगी? बिल्कुल। और सीआर रेड्डी 2002 टिप्पणी करते हैं कि जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द एक पूरा यूएन तंत्र बनाया गया है, दुनिया अभी भी एक ऐसे अवधारणा के ऑपरेशनल अर्थ का इंतजार कर रही है जो सहज रूप से आकर्षक है लेकिन फिर भी अस्पष्ट, फजी है। मतलब आकर्षक तो है पर धुंधला है। हाँ, और विलियम एफ फिशर 1997 फिर से कहते हैं, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता टिकाऊ विकास की आवश्यकता पर बढ़ती विश्वव्यापी सहमति का सुझाव दे सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विशिष्ट लक्ष्यों या उन्हें प्राप्त करने के उचित साधनों के बारे में कोई समझौता नहीं है। तो क्या इसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी देखा जाता है? मतलब क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है? हाँ, कुछ आलोचक इसे एक राजनीतिक साधन, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी देखते हैं। कैसे? के.आर. नायर 1994 का तर्क है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अवधारणा उन देशों से उभरी है जो खुद अस्थिर संसाधन उपयोग करते हैं, यानी अमीर पश्चिमी देश। अच्छा। वो आगे जोड़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राजनीति वर्तमान में दक्षिण विरोधी, गरीब विरोधी है और इस प्रकार पर्यावरण विरोधी भी है। ये तो काफी तीखी आलोचना है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? नायर टिप्पणी करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में जरूरत का मतलब बुनियादी जरूरत होने के बजाय संपन्नता है या बदहाली के बजाय विलासिता है। क्योंकि उनका तर्क है कि जब बुनियादी जरूरतें एक विकासात्मक मॉडल का अभिन्न अंग बन जाती हैं तो अस्थिरता का सवाल ही नहीं उठता। और वो ये भी टिप्पणी करते हैं कि गरीबी और पर्यावरणीय गिरावट के बीच जो चक्रीय संबंध, साइक्लिकल रिलेशनशिप बताया जाता है, उसे बहुत सरल शब्दों में अवधारणाबद्ध किया गया है, मतलब उसे ओवर सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, तो हमने आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, उसके इतिहास, उसकी परिभाषा और उसकी आलोचनाओं के साथ समझने की कोशिश की। ये वाकई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंटेक्स्टेड, मतलब जटिल और विवादित विचार है, जिसके कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं। बिल्कुल, और इस पर बहस आज भी जोरों पर जारी है कि आखिर इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए, इसे हकीकत कैसे बनाया जाए। Okay, so we hope you liked our today's discussion on crisis of development, displacement, environmental problems, and sustainability. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद। जय हिंद।